Yes, my dear students, again we are here on this platform to teach you Shakespearean tragedy. Means in this lecture, students, you will study what are the salient features of Shakespeare's tragedy. जैसा कि आप लोग जानते हैं, विलियम शेक्सपियर 16th सेंचुरी एलिजाबेथन एज का एक वर्सेटाइल जीनियस पर्सनालिटी था, एक महान साहित्यकार था। उसको इंग्लैंड का नेशनल पोएट माना जाता है। नाटकों को उसने सबसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। उसको फादर मान लिया जाता है प्लेस का। स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, उसका जो विशेष योगदान रहा वो नाटकों के क्षेत्र में रहा और पोइट्री के क्षेत्र में रहा। राइट? एक नाटककार के रूप में विलियम शेक्सपियर अपने महान ट्रेजेडीज के लिए जाना जाता है, अपनी महान कॉमेडीज के लिए जाना जाता है, अपने महान रोमांसेस के लिए जाना जाता है, अपने महान हिस्टोरिकल प्लेस के लिए जाना जाता है। ट्रेजिक कॉमेडीज उसने लिखी। लेकिन स्टूडेंट्स, चूंकि दिस ईयर यू आर गोइंग टू स्टडी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ या हैमलेट भी इसी तरीके की श्रेष्ठतम रचनाओं में से है उनकी। किंग लियर उनकी श्रेष्ठतम ट्रेजेडीज में से है। ओथेलो उनकी महानतम रचनाओं में से है। अगर आपसे कोई पूछता है कि विलियम शेक्सपियर की 4 प्रमुख त्रासदी नाटकों का नाम बताइए, व्हाट आर द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो बिना रोक टोक, बिना हिचक के आप मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो और किंग लियर का नाम ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो इन्हीं ट्रेजेडीज को सहारा बना करके, आइडियल बना करके, आज मैं आप लोगों के सामने विलियम शेक्सपियर को एक ट्रेजेडी प्ले राइटर के रूप में डिस्क्राइब करने जा रहा हूं कि एक त्रासदी नाटककार के रूप में, एक ट्रेजेडी प्ले राइट के रूप में क्या फीचर्स रहे हैं विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के। विलियम शेक्सपियर के जो दुखांत नाटक हैं उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि वास्तव में ट्रेजेडी क्या है। ये वर्ड बार बार प्रयोग हो रहा है कि व्हाट इज ट्रेजेडी। तो स्टूडेंट्स, ट्रेजेडी का मतलब होता है फुल ऑफ सारो, दुखों से भरी हुई, दुखों से भरा हुआ, पीड़ाओं से भरा हुआ, मर्डर्स से भरा हुआ, एक दुखद अंत लेकर के आने वाला ऐसा नाटक जो पूरे मंचन के दौरान आपके अंदर भावनाओं का आवेग पैदा कर देता है। कहीं न कहीं आपके अंदर दया, करुणा और भय का भाव पैदा कर देता है। एक उत्साह भरे रहता है आपके अंदर। आप कई बार रोने के लिए विवश हो जाते हैं। कई बार आपके अंदर परिस्थितियों पर क्रोध आता है। ऐसे नाटकों को ट्रेजेडी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे नाटक जिनमें हीरो का स्ट्रगल दिखाया जाता है, कैसे उस नाटक का जो हीरो है वो संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में, कैसी तमाम सारी विसंगतियों का सामना कर रहा है, कैसे तमाम सारे षड्यंत्रों का शिकार हो रहा है, कैसे कैसी मुसीबतों का सामना वो अपने जीवन में कर रहा है, और विद्यार्थियों जीवन की उन्हीं विसंगतियों से लड़ता हुआ अंत तो गत्वा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ पर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको उसके जीवन पर दया आती है। स्टूडेंट्स, ऐसे नाटकों को ट्रेजेडी कहा जाता है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर? आई होप कि आप समझ गए होंगे ट्रेजेडी
is a play full of sadness, full of many events, great events, in which the hero of that play, particular tragic hero of that play, is a victim of destiny, a victim of hamartia and tragic flaw, and catharsis, like emotions, are just played very important and vital role in tragedies. And in the end of the play, hero gets his tragic end. अंत में हीरो की मृत्यु हो जाती है। पूरा जीवन, पूरा का पूरा नाटक तमाम सारी घटनाओं से भरा हुआ होता है। विचित्र विचित्र सी घटनाएं घटती हैं स्टूडेंट्स, तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कड़ी दर कड़ी उस हीरो के लिए मुसीबतों का सबब बनती चली जाती हैं। पूरे जीवन उसको संघर्ष करना पड़ता है, अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक ऐसे हीरो की कहानी, एक ऐसे हीरो के जीवन से जुड़ा हुआ प्लॉट ट्रेजेडी कहलाता है विद्यार्थियों। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। राइट स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि विलियम शेक्सपियर ने ही ट्रेजेडी लिखी। इससे पूर्व अंग्रेजी में और भी ट्रेजेडीज लिखी गई। अंग्रेजी में ही टॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी को कोई नहीं भूल सकता है। जिस तरीके से एक पिता अपनी पुत्र की मृत्यु का बदला लेता है, हीरो नीमो उसका सेंट्रल फिगर है, उसका हीरो है। वो अपने पुत्र एंटोनियो की मृत्यु का बदला लेता है, जिसमें उसकी सहायता उसके दिवंगत पुत्र एंटोनियो की प्रेमिका बेलम्परिया करती है। बहुत ही गजब की खूबसूरत ट्रेजेडी है डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेजी की ही ट्रेजेडी है। राइट, टॉमस किड ने लिखा है इसको। तो ऐसा नहीं कि शेक्सपियर के पहले ट्रेजेडीज नहीं थी। इसके अलावा बहुत एंशिएंट टाइम में ग्रीक में सबसे पहले ट्रेजेडीज लिखी गई। आप लोगों ने सोफोकल्स का नाम सुना होगा। राइट, सोफोकल्स की ट्रेजेडीज। राइट, ओडिपस द रेक्स आप लोगों ने सुना होगा, ट्रेजेडी का नाम है। तो ऐसे ग्रीक देश में पहले से ही, बहुत पुराने समय से ही तमाम त्रासदी नाटक लिखे जाते रहे, तमाम सारी ट्रेजेडीज लिखी जाती रही। इसलिए स्टूडेंट्स, केवल शेक्सपियर को ही आदर्श नहीं माना जा सकता है ट्रेजेडी के राइटर्स के रूप में। इस पर जो सबसे पहला अपना मत दिया कि ट्रेजेडी होती क्या है, वो प्राचीन दार्शनिक अरस्तु ने दिया था। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि एरिस्टोटल का क्या कॉन्सेप्ट रहा ट्रेजेडी का। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। राइट, तो जो बातें मैंने आपको बताई कि शेक्सपियर ने किस तरीके से नाटक लिखे, तमाम त्रासदियाँ लिखी, मैंने नाम भी आपको बताया, तमाम सारे ट्रेजिक प्लेज लिखे, ट्रेजेडीज़ लिखी, दुखांत नाटक लिखे, उसके बारे में मैंने बताया। लेकिन मैंने जिक्र किया अभी कि जो सर्वमान्य परिभाषा है ट्रेजेडी की, वो है एरिस्टोटल की परिभाषा। किसकी परिभाषा स्टूडेंट्स? एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। अरस्तु जो एक महान दार्शनिक था, उसने एक पुस्तक लिखी थी पोएटिक्स। कौन सी रचना लिखी थी स्टूडेंट्स? पोएटिक्स एक रचना लिखी थी एरिस्टोटल ने। क्या लिखा था स्टूडेंट्स? पोएटिक्स एक रचना थी, जो कि किसने लिखा था? एरिस्टोटल ने लिखी थी स्टूडेंट्स, जिसमें उसने तमाम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, चाहे वो पोइट्री के कॉन्सेप्ट रहे हों, चाहे ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट रहे हों, कॉमेडीज़ के कॉन्सेप्ट को भी उसने, तमाम सारी चीज़ें उसने डिस्कस की हैं। तो उसमें जो
कॉन्सेप्ट उसने बताया कि ट्रेजेडी की परिभाषा क्या होती है, ट्रेजेडी में होना क्या चाहिए, व्हाट आर द इसेंशियल्स फॉर द ट्रेजेडी। अगर आप एक ट्रेजेडी पढ़ रहे हैं, अगर आप एक ट्रेजेडी देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो एरिस्टोटल समझाता है आपको, अरस्तु समझाता है आपको। इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग दोज थिंग्स इन ए ट्रेजेडी, तो ऑन द पैरामीटर ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी गिवन बाय एरिस्टोटल, योर ट्रेजेडी इज़ नॉट सक्सेसफुल। अगर वो सारे के सारे फीचर्स आपको उस ट्रेजेडी में नहीं मिलते हैं जो एरिस्टोटल ने दिए हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उसको एक विफल नाटक माना जाएगा, विफल ट्रेजेडी मानी जाएगी। हालांकि इसकी बातें हम आगे करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग डेफिनीशन नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, मैं पढ़ देता हूँ, फिर इसको समझा देता हूँ आप लोगों को कि ये अरस्तु का एक आदर्श कॉन्सेप्ट है ट्रेजेडी का, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है कि ट्रेजेडी ऐसी ही होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चाहे वो शेक्सपियर लिखे या कोई और लिखे, कहीं भी ट्रेजेडी लिखी जाए उसमें ये सारे फीचर्स का होना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी बताता हूँ। राइट स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर होगा। आई होप कि आप लोगों के पास पेन और पेपर होगा, आप लोग नोट करें। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन, राइट। ट्रेजेडी इज, स्टूडेंट्स द की जगह आप एन लिख लीजिए। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन that is serious and also as having magnitude complete in itself, in appropriate and pleasurable language, in dramatic rather than narrative form, with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish a catharsis of these emotions. Okay students, इसको आप नोट कर लीजिए, चूँकि इसको एक्सप्लेन करते वक्त ये जो पैसेज लिखा हुआ है, जो डेफिनेशन लिखी हुई, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप लोग समझें कि ट्रेजेडी, और ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा किसकी डेफिनेशन है, इसको आपको याद करना होगा। जब भी कहीं ट्रेजेडी का जिक्र आएगा, वो चाहे विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ का जिक्र आए या कोई भी ट्रेजेडी या कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी आपसे पूछी जाए, तो आप इसको एक आइडियल वे में सुनाने के लिए आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिस्टोटल कहता है ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। स्टूडेंट्स, इस इमिटेशन को समझने के लिए आपको प्लेटो तक जाना होगा। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। स्टूडेंट्स, एक्चुअली अरस्तु की जो परंपरा है वो दार्शनिकों की बड़ी पुरानी परंपरा है, राइट। सुकरात का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सुकरात एक महान दार्शनिक थे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हाई स्कूल में। सोक्रेटिस, जिनको उनके विचारों के लिए, क्रांतिकारी और सामाजिक विचारों के लिए उनको मृत्युदंड दे दिया गया था, जहर का प्याला पीने के लिए दे दिया गया था। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, राइट। हाई स्कूल में किसी टीचर ने जरूर आपको पढ़ाया होगा। उन्हीं महान दार्शनिक अरस्तु के शिष्य थे प्लेटो, राइट। महान गुरु की महान संतान प्लेटो थे, और उन्हीं प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। कौन थे स्टूडेंट्स? एरिस्टोटल या अरस्तु, राइट। और एक स्टेप और आगे बता देता हूं कि इन्हीं अरस्तु के शिष्य थे कौन? सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट। सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाला, सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाला अलेक्जेंडर इन्हीं का शिष्य था। तो इनकी आप महानता का अंदाज़ा इनके विचारों की
जो गति है, इनके विचारों की जो शक्ति है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। यहां जो वर्ड इमिटेशन आया है स्टूडेंट्स, इसको आपको समझने के लिए प्लेटो को समझना पड़ेगा, राइट। प्लेटो ने इसी इमिटेशन को अपने हिसाब से परिभाषित करते हुए माइमेसिस नाम दिया है, राइट स्टूडेंट्स। क्या नाम, हालांकि वहाँ माइमेसिस को समझना अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, आप यही इमिटेशन पे ही रहिए। लेकिन आप जान लीजिए कि इमिटेशन का जो जन्म होता है ये माइमेसिस से होता है। माइमेसिस किसका कॉन्सेप्ट है? प्लेटो का कॉन्सेप्ट है, जिसका अर्थ होता है कॉपी करना, नकल करना, राइट। प्लेटो ने स्टूडेंट्स कहा था माइमेसिस को डिस्क्राइब करते हुए कि दुनिया में कोई भी चीज फर्स्ट हैंड है ही नहीं, राइट। उसने थर्ड हैंड थियरी दी, राइट। क्या दिया? थर्ड हैंड थियरी दी, राइट। कारपेंट्री थियरी, एक बढ़ई का एग्जाम्पल देते हुए उसने समझाया था कि दुनिया में कोई भी चीज नई होती ही नहीं, फर्स्ट फॉर्म में होती ही नहीं है, फर्स्ट हैंड होती ही नहीं है। जैसे अगर आप, उसने एग्जाम्पल दिया था, जैसे आप अपने घर में कोई मेज ले आते हैं, नई नई मेज ले आते हैं, तो कहता है कि मेज नई है ही नहीं, वो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड। कहता सेकंड हैंड भी नहीं है, वो थर्ड हैंड है। क्या है? वो थर्ड हैंड है, राइट स्टूडेंट्स। थर्ड हैंड वो कैसे समझाता? कहता सबसे पहले तो एक उसमें चार पैर होते हैं, ऊपर स्लैब होता है, तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उस बढ़ई के मस्तिष्क में आया होगा। तो पहले वो फर्स्ट हैंड तो उसके बढ़ई के दिमाग में आती हैं, फिर वो उसको बनाता है, सेकंड हैंड हो जाता है, और आप पाते हैं तो थर्ड हैंड हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो जो मन के अंदर विचार आता है वो विचारों को भी स्ट्रक्चर मानता है, राइट। तो कहता है कि जो मन के अंदर विचार होते हैं वो आपकी जो रचना, भौतिक रूप में आपके सामने कोई चीज आती है तो उसका फर्स्ट हैंड तो दिमाग में है, ये तो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड आपको मिल रहा है, राइट। उन विचारों की कॉपी है जो आपको प्राप्त हो रही है, उसका जेरॉक्स है आपको प्राप्त हो रहा है। उसने ये माइमेसिस का कॉन्सेप्ट दिया स्टूडेंट्स, और उसी से आगे एक कदम बढ़ते हुए एरिस्टोटल ने इमिटेशन का कॉन्सेप्ट दिया। वही माने अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण माने वही नकल करना, राइट, कॉपी करना, जेरॉक्स करना, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन। तो चूंकि प्लेटो का शिष्य था एरिस्टोटल, तो उनके माइमेसिस को उसने पढ़ा और उनसे आगे बढ़ कर के थोड़ा सा अपनी ओपिनियन को चेंज करते हुए, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि एरिस्टोटल ने प्लेटो से डिफरेंट ओपिनियन रखी थी। आल्दो उनका शिष्य था, लेकिन शिष्य होने के बावजूद एरिस्टोटल के जो कॉन्सेप्ट रहे वो प्लेटो को कंट्राडिक्ट करते हैं, प्लेटो से थोड़ा हट के हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे कहता है इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। वो कहता है कि जो एक्शन लिया जाता है ट्रेजेडी के अंदर, जो एक्शन होता है, जो हीरो एक्शन लेता है, राइट स्टूडेंट्स। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। फॉर ट्रेजेडी द फर्स्ट थिंग व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट? एक्शन। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है स्टूडेंट्स? एक्शन। ट्रेजेडी के अंदर एक्शन होना चाहिए, राइट। और वो एक्शन कहां से आता है? माने अगर मान लीजिए वो किसी का मर्डर कर रहा है, किसी के ऊपर क्रोध कर रहा है, तो जो क्रोध का प्रदर्शन है वो तो एक्शन है, लेकिन वो इमिटेशन है, उसके माइंड में सबसे पहले वो चीज आती है, और जो उसके माइंड में आ रहा है उसको कॉन्क्रीट फॉर्म पे उतारना क्या कहलाता है? इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, राइट।
मीन्स फर्स्ट टाइम एक्शन इज इन हिज माइंड। जैसे मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं और वहाँ पे कोई कुत्ता आ गया, आपका रोटी लेना चाहता है, तो आप उस कुत्ते को मारते हैं। तो मारने का जो भाव है, जो विचार है, वो एक्शन जो आप ले रहे हैं, वो पहले आपके दिमाग में आया है, दैट इज इन योर माइंड, राइट। उसको इमिटेट करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं आप एक्शन के रूप में, राइट। तो एरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन का इमिटेशन है, राइट। मीन्स व्हाट comes in your mind that must come in the form of action. Action is very important for tragedy. ट्रेजेडी में एक्शन का होना जरूरी है। खाली आप सोचते रहिए लेकिन एक्शन न लीजिए तो स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल कहता फिर ट्रेजेडी पॉसिबल नहीं है, राइट स्टूडेंट्स। ट्रेजेडी इज नॉट पॉसिबल विदाउट एक्शन। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्टूडेंट्स ट्रेजेडी के लिए, वो कौन सी चीज है? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। पहली चीज क्या होनी चाहिए? इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। माने अगर कोई ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें एक्शन होनी चाहिए। जैसे कोई लड़ रहा है, बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, इस तरीके से एक्शन होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े विचार मन के अंदर तो आए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वो जो मन के अंदर विचार बने उनका इमिटेशन एक्शन के रूप में हो ही ना, एक्शन लिया ही ना जाए, तो स्टूडेंट्स फिर तो वो कॉमेडी हो जाएगी, फिर वो ट्रेजेडी नहीं रह जाएगी। एरिस्टोटल मानता है कि ट्रेजेडी के लिए आवश्यक है कि एक्शन होना जरूरी है, राइट स्टूडेंट्स। और अगर एक्शन नहीं होता है, इमिटेशन ऑफ एन एक्शन नहीं होता है, तो वो ट्रेजेडी नहीं रह जाएगी, फिर वो कॉमेडी हो जाएगी। शायद मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं आपको बहुत एक लॉफ्टी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, मान लीजिए कोई हीरो और हीरोइन बैठे हुए हैं, राइट स्टूडेंट्स। ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझिएगा, थ्रू आउट द लाइफ आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे कोई हीरो है और उसके साथ कोई हीरोइन बैठी हुई है, प्रेमी और प्रेमिका बैठे हुए हैं, लवर एंड बिलवेड बैठे हुए हैं। कोई एक व्यक्ति आता है, विलेन आप समझ सकते हैं, कोई विलेन आता है, कोई दुष्ट चरित्र आता है, और वो क्या करता है कि वो प्रेमिका के साथ छेड़खानी करता है, थोड़ा सा बदतमीजी करने का प्रयास करता है, राइट। जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में जो हीरो है उसको गुस्सा आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिए कि वो जो शरारती तत्व है, जो विलेन है, वो हीरो के साथ बदतमीजी करके चला जा रहा है और हीरो को गुस्सा तो आ रहा है। हीरोइन कह भी रही है कि तुम्हारे रहते हुए देखो वो मुझे छू के चला गया, लेकिन आपके अंदर गुस्सा तो आया, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया, मुस्करा के छोड़ दिए, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा तुम चूक जा रही हो, राइट। तो वहां पे अगर आप इस दृश्य को देख रहे हैं तो आप हंसने लगेंगे ना। जब आप हंसने लगे तो ट्रेजेडी कहां रह गई? ये तो कॉमेडी क्रिएट हो गई ना, दिस इज द कॉमेडी। लेकिन अगर वहीं पे जैसे ही वो विलेन उस हीरोइन को टच करता है तो हीरो लाल लाल आंखें निकाले हुए, माने जो क्रोध उसके अंदर आया, जो गुस्से का विचार उसके अंदर आया, वो तुरंत उस गुस्से के विचार का इमिटेशन अपने एक्शन में करे, लाल लाल आंखें लिए हुए तुरंत उस विलन की तत्काल पिटाई शुरू कर दे, उसका हाथ पांव एक कर दे, भयानक एक्शन दिखाई पड़े आपको, राइट। उसको उठा उठा के पटक पटक दे, राइट। पता लग रहा है कि ठेला कोई लेके जा रहा है केले का, तो ठेले पे फेंक दे रहा है, आप मूवीज में देखते होंगे।
जब इस तरीके का भयानक एक्शन आप देखते हैं तब जानिए कि दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ट्रेजेडी। और नहीं तो वो हीरो कहते कि अरे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ों को तो सभी छू लिया करते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स कॉमेडी हो जाएगी। राइट? मेरी बात आप समझ गए होंगे कि क्या है ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। मीन्स ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? एक्शन इज इंपॉर्टेंट। इफ हीरो इज नॉट टेकिंग एक्शन, जहां हीरो खाली लंबा लंबा भौकाल तो मारता है लेकिन एक्शन नहीं लेता है, हाथ है पांव नहीं उठता है उसका, तो फिर तो भैया वो कॉमेडी हो जाएगी, फिर वो ट्रेजेडी नहीं हो सकती है। राइट? तो ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस। क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? दैट इज सीरियस। और एक्शन भी कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स? सीरियस एक्शन होना चाहिए। राइट? कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स? एक्शन जो दिखे दैट मस्ट बी सीरियस। ऐसा नहीं कि एक्शन ले लेकिन नॉन सीरियस ले। कोई आया और हीरोइन को तंग किया, उसके साथ टेम्परिंग की, बदतमीजी किया, हीरो उठा आंखों में अंगारे भरे हुए और एक्शन तो लिया, लेकिन एक्शन क्या ले रहा है? चुटकी काट रहा है। राइट? विलेन के चुटकी काट रहा है। राइट? वहीं बगल में पानी भरा तो एक गिलास पानी उठा के उसके ऊपर बहा दे रहा है, और मेरी हीरोइन को छुओगे? तो स्टूडेंट वो एक्शन तो ले रहा है लेकिन उसका एक्शन सीरियस नहीं है। तो अरिस्टोटल कहता है कि एक्शन तो होना चाहिए, इमिटेशन ऑफ एन एक्शन जरूरी है, लेकिन वह एक्शन सीरियस होना चाहिए। राइट? ऐसा नहीं कि हीरो पहुंच के चुटकी काटे कि काहे हमारी हीरोइन को छू लिए ना। उसको चाहिए कि तुरंत पता लग रहा है कि मोटरसाइकिल खड़ी है तो का चक्के उछाल ले, इतना सीरियस एक्शन ले वो। राइट? उस विलन को उठा करके सीधे किसी आती हुई मोटरसाइकिल के सामने या किसी कार के सामने फेंक दे, उसके शीशे पे जाके टकराए, ये सीरियस एक्शन है। राइट स्टूडेंट्स? तो जैसे कि पुरानी ट्रेजेडीज में दिखाया गया कि हीरो तुरंत तलवार निकाले, सीरियस स्पीचेस करे और उसके बाद एक्शन ले, मर्डर और किलिंग होनी चाहिए। राइट स्टूडेंट्स? तो ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस। राइट? राइट? दैट इज व्हाट? दैट इज सीरियस and also as having magnitude complete in itself. Okay students? ये कहता है कि एक इम्पॉर्टेंट एक्शन होना चाहिए, हैविंग मैग्नीट्यूड, महत्वपूर्ण होना चाहिए वो एक्शन, और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ कंप्लीट होना चाहिए एक्शन। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? वो एक्शन क्या होना चाहिए? कंप्लीट एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि एक्शन तो ले, सीरियस भी ले, लेकिन कंप्लीट न ले। हीरोइन को जब छू के भाग रहा है विलेन, तो वो आंखों में अंगारे भरे हुए एक्शन के लिए उठा और एक्शन लिया भी। एक मोटा सा, बहुत बड़ा सा एक कोई व्हील निकाल लिया, किसी गाड़ी का चक्का निकाल लिया, बहुत तेज लेके दौड़ा, एकदम सीरियस एक्शन। राइट? लेकिन पता लगा कि इतना तेज दौड़ा कि केले के छिलके पे सरक करके गिर पड़ा धड़ाम से,
और गिरते मान उठ के खड़ा हुआ, उसको अपना झाड़ने उड़ने लगा, लौट के आया, कहा जाने दो अगली बार अब आएगा तब देखा जाएगा। तो एक्शन तो लिया लेकिन उसको फाइनल नहीं किया, कंप्लीट एक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्शन भी था, सीरियस भी था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। तब भी एरिस्टोटल कहता है फिर उसको हम कभी भी ट्रेजेडी नहीं मान सकते हैं। आई होप कि स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे आप लोग। एरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड हैविंग मैग्नीट्यूड कंप्लीट इन इटसेल्फ। वो मैग्नीट्यूड एक इंपॉर्टेंट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए अपने आप में। राइट स्टूडेंट्स, अगर एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, हीरो जो सोच रहा है वो एक्शन ले तो रहा है, लेकिन ना तो उसका एक्शन सीरियस है और ना ही उसका एक्शन कंप्लीट हो पा रहा है। सोच बहुत कुछ रहा है लेकिन यथार्थ के धरातल पे नहीं उतर पा रहा है। इफ दिस काइंड ऑफ प्ले इज रिटन एंड एक्टेड ऑन द स्टेज, तो दैट इज़ नॉट सक्सेसफुल ट्रेजेडी। तो उसको एरिस्टोटल के अनुसार कभी भी एक सफल त्रासदी नाटक नहीं माना जा सकता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या कहता है? इन एप्रोप्रिएट एंड प्लीजरेबल लैंग्वेज, बहुत ऊंची बात करता है एरिस्टोटल। कहता है ट्रेजेडी की जो भाषा होनी चाहिए वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बड़ी ही उपयुक्त, एक वेल फर्निश्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। राइट? जैसे आप लोग अगर फिल्म देखे हो, मूवीज़ देखते हो, तो देखो जो जो ट्रेजेडीज, सीरियस मूवीज़ होती हैं उसकी भाषा अलग तरीके की होती है और कॉमेडीज़ में लफासी वाली भाषा प्रयोग की जाती है, जो भी मन में आता है वही बोल देते हैं। राइट? जैसे मन में आता है ऐसी बातें बोलेंगे जिससे हंसी आए। राइट? क्लियर? तो एरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजेडी के अंदर, एक त्रासदी नाटक के अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया जाए वो भाषा भी अपने आप में स्पेशल और एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होनी चाहिए। जिस तरीके का वातावरण हो, जिस तरीके का दृश्य दिखाना हो, जिस तरीके का एक्शन लिया जा रहा हो, उसी के अनुसार एक सीरियस और एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए। इफ ही इज हीरो एंड द हीरो ऑफ ए ट्रेजेडी, तो हिज लैंग्वेज मस्ट बी लाइक ए हीरो। उसकी भाषा भी हीरो के जैसी ही होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसको सुन करके ऑडियंस को हंसी आए, उसको हंसी मजाक वाली भाषा प्रयोग। मीन्स एक ट्रेजेडी का जो हीरो होता है उसकी लैंग्वेज भी एक ट्रेजिक हीरो की तरह होनी चाहिए। जैसे उसका व्यक्तित्व गंभीर है, जैसे उसके एक्शन गंभीर हैं, सीरियस हैं, वैसे उसकी जो भाषा होनी चाहिए वो भी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि उन एक्शंस के अकॉर्डिंग ही भाषा का प्रयोग किया जाए। किसी कॉमेडी में आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज प्रयोग होती है, मेरी ख्याल से आप लोग बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे कि इन कॉमेडी फिल्म्स, इवन इफ़ यू इनकाउंटर, इफ़ यू वॉच, तो लैंग्वेज इज़ ऑलवेज ए सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज। बड़ी ही दोयम दर्जे की भाषा का प्रयोग होता है और उस भाषा का उद्देश्य ही ऐसा होता है कि उस भाषा को सुन करके आपको हंसी आ जाए। राइट स्टूडेंट्स? उसको सुन करके आपको हंसी आती है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे एरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजेडी की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो ऐसी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए जिसमें गंभीरता और उपयोगिता, उपयुक्तता झलकती रहे। राइट? एप्रोप्रिएटनेस एंड ग्रेविटी मस्ट बी देयर इन द लैंग्वेज यूज्ड इन ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहता है उसमें गंभीरता और द्रव्यमान होना चाहिए और प्लीजरेबल लैंग्वेज होनी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको सुन करके
प्लीजर मिले ऑडियंस को। याद रखिएगा, प्लीजर की बात कर रहा हूं, कॉमेडी की बात नहीं कर रहा हूं, जोक न लगे वो। प्लीजर, प्लीजर डिफरेंट थिंग होती है। प्लीजर का मतलब सुन करके उसकी गंभीरता का आनंद आए कि क्या भाषा, कितनी व्यवस्थित और संगठित भाषा का क्या डायलॉग बोल रहा है हीरो, राइट। इस तरीके से प्लीजरेबल फील आना चाहिए, राइट। उसके डायलॉग्स लंबे समय तक ऑडियंस के दिमाग में फिट रहने चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए ट्रेजेडीज की, राइट। लैंग्वेज मस्ट क्रिएट ए काइंड ऑफ pleasurable impact on the mind of readers and on the mind of audience, especially students, the spectator who are there to enjoy in the theater of certain play tragedy. So they must feel something different, pleasurable, something pleasure they can feel. उनको थोड़ा सा आनंद आना चाहिए स्टूडेंट्स, ऐसी भाषा होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। आगे कहता और क्या खास बात होनी चाहिए ट्रेजेडी में, एरिस्टोटल क्या कहता है, कहता है कि इन ए ड्रामेटिक रादर देन नैरेटिव फॉर्म। इसको आप समझिए स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल कहता है कि जो ट्रेजेडी हो वो ड्रामेटिक से ज़्यादा ड्रामेटिक होनी चाहिए, ना कि नैरेटिव होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, नैरेटिव का मतलब है कि वो कथा नहीं होनी चाहिए, कि वो कथा के रूप में हो, उसमें इमेजिनरी कॉन्सेप्ट तो भर दिए जाएं, लेकिन उसको नाटक के रूप में न उतारा जा सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें विचारों से ज़्यादा एक्शन ड्रामेटिक लेवल पे होना चाहिए, उसका नाटकीय रूप में मंचन हो सके। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली when Aristotle has given this concept, so at that time drama was not the subject to read and study in classrooms. जब एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट दिया तो उस वक्त ये नहीं था कि आने वाले समय में ये ट्रेजेडीज किताब में पढ़ी जाएंगी या किसी क्लासरूम में पढ़ी जाएंगी। ये पढ़ने के लिए नहीं थी, बल्कि ये केवल और केवल नाटकों पे स्टेज पे प्ले करने के लिए थी, थिएटर में एक्ट करने के लिए थी, राइट। अगर केवल पढ़ने के लिए हो तो नैरेटिव फॉर्म ठीक है, पढ़ करके हम फील कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क में हम इमेजिनेशन करके फील कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। लेकिन एरिस्टोटल के समय में ये केवल थिएटर में परफॉर्म करने के लिए नाटक लिखे जाते थे। इसलिए उसमें एरिस्टोटल मानता है कि उसमें कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक आप नहीं रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा काल्पनिक नरेशन नहीं होना चाहिए उसका, कि लिखा तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन उसका ड्रामा के रूप में मंचन हो सके, राइट। Tragedy must be framed in that form, in that plot that can be acted on the stage. जिसको स्टेज के ऊपर एक्ट किया जा सके, वो ट्रेजेडी होती है डियर स्टूडेंट्स। ओके, ऐसा मानना है एरिस्टोटल का उसके कॉन्सेप्ट में, राइट। आगे कहता है विथ इंसिडेंट्स एराउजिंग पिटी एंड फियर, राइट। कहता है और ड्रामेटिक एटमॉस्फियर या एक्शन जो क्रिएट हो, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा। एरिस्टोटल कहता है कि नाटक ऐसा होना चाहिए या नाटक के इंसिडेंट इस तरीके से होने चाहिए। द इंसिडेंट्स टेकिंग प्लेस इन ए ट्रेजेडी मस्ट बी फ्रेम्ड, मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इन दैट मैनर. The plot should be so organized that create a kind of feeling of pity, a kind of feeling of compassion in the hearts of audience. That must create a kind of fear. कहता है कि जो त्रासदी नाटक हो, उसके जो घटनाएं उसमें घटें, वो इतनी गंभीर घटनाएं हों कि उसको देख करके जो ऑडियंस वहाँ बैठी हुई है उसके अंदर दया के भाव आ जाएं, राइट।
राइट। उनको ऐसा महसूस हो कि ये जो प्रताड़ना हो रही है ये उस हीरो के ऊपर नहीं हो रही, हमारे ऊपर हो रही है, राइट। इस ढंग से जैसे जो हीरो होता है, पता लगा कि जो ट्रेजेडी का हीरो है, जो नाटक हो रहा है उसका, जो जैसे आप फिल्म देख रहे हैं वो भी एक नाटक है, तो उसमें जो हीरो है उस हीरो के साथ इस तरीके से घटनाएं घटें, जैसे कोई हीरो है उसकी पिताजी बचपन में ही मर गए, माँ उसको लेके भटक रही है, तो इस तरीके से जो उसके इंसिडेंट हों, या हीरो को चारों तरफ से गुंडों ने घेर लिया है, सबके हाथ में AK-47 राइफल्स हैं, राइट, क्लियर, या हीरो के घर को, मतलब इस तरीके से इंसिडेंट्स को प्रेजेंट किया जाए जिससे कि ऑडियंस के अंदर दया का भाव आए, ऑडियंस स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ इन द पर्सनालिटी ऑफ हीरो। जो ऑडियंस उस नाटक को देख रहे हैं वो अपने आप को उस हीरो की जगह रख के सोचने लगे, राइट स्टूडेंट्स। और ध्यान रखिएगा, हीरो की जगह रख करके ऑडियंस अपने आप को तभी सोचेगा जब हीरो भी उसी आदमी की तरह हो। इसलिए त्रासदियों में हीरो मस्ट बी मैन लाइक। कोई ट्रेजेडी का हीरो सुपरमैन नहीं होना चाहिए। कोई देवी देवता अगर हो जाएगा तो जो उसको देखने के लिए लोग गए हैं वो अपने आप को उसके स्थान पर रख कर सोच ही नहीं पाएंगे, और जब उसके स्थान पर रख कर नहीं सोच पाएंगे तो उनके अंदर दया का भाव नहीं आएगा। अगर कोई देवी देवता होगा, कहीं परेशान होगा, तो ऑडियंस मुस्कराती रहेगी, कहेगी ये तो भगवान है, अभी गायब हो जाएंगे, ये कहाँ मरने वाले हैं, तो दया आएगी ही नहीं। तो एरिस्टोटल के हिसाब से जो ट्रेजेडी का हीरो होना चाहिए, he must be man like, he must not be superman, so that audience may identify himself in the personality of hero, and hero must face that kind of incident in his life what create a kind of pity in the hearts of audience। उसके साथ ऐसी जास्ती हो, ऐसी परेशानियों में पड़ा रहे, सब उसके खिलाफ रहें, सब उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहें, उसके खिलाफ धोखा हो, उसके साथ गद्दारी हो जाए, उसको मारने का षड्यंत्र रचा जाए, उसकी हत्या हो। ये सब ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो ऑडियंस के मन में एक प्रकार का पीटी पैदा करते हैं, एक प्रकार की दया पैदा करते हैं, क्योंकि ऑडियंस अपने आप को उसके प्लेस पे रख करके सोचने लगती है, राइट स्टूडेंट्स। एंड आल्सो फियर, दोनों इमोशन आने चाहिए। जब हीरो को मान लीजिए मारने का प्रयास किया जा रहा है, उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, या स्टेज पर ही मर्डर दिखाया जा रहा है, तो इतना भयानक और ब्रूटल इंसिडेंट होना चाहिए। सो टेरिबल इंसिडेंट मस्ट बी क्रिएटेड देयर, ए मेलोड्रामेटिक एलिमेंट मस्ट बी क्रिएटेड देयर। ऐसा एकदम भयानक सा वातावरण पैदा हो कि हीरो की ऑडियंस की हालत खराब हो जाए, उसको देख के उनके अंदर डर आ जाए, राइट, आंखें बंद हो जाए कई बार। इस तरीके से रेप की सीन्स चाहे हों, चाहे मर्डर की सीन्स हों, राइट, इस तरीके से ब्रूटल सीन्स को ट्रेजेडी में दिखाया जाता है कि उसको देख करके कई लोग थिएटर में ही चिल्लाने लगते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, उन सीन्स को देख नहीं पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल कहता है कि इस तरीके के इंसिडेंट ट्रेजेडी में होने चाहिए, तभी ऑडियंस को ट्रेजेडी का फील आएगा। और आखिरी सेंटेंस है इस डेफिनेशन का स्टूडेंट्स, वेयर विथ टू अकम्प्लिश ए कैथारसिस ऑफ दीज इमोशंस। और ये कैथारसिस जो वर्ड आया है स्टूडेंट्स, इन फ्यूचर आप लोग जब थोड़ी सी बड़े स्टैंडर्ड पे होंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे या हायर में PG लेवल पे, तो आपको कैथारसिस अलग से डिफाइन करूँगा मैं। अभी आप इतना जानिए कि कैथारसिस मीन्स purgation and purification of the emotions like pity and fear। pity और fear जैसे इमोशंस का पर्गेशन और प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, राइट। दैट मस्ट बी प्यूरिफाइड इन फॉर्म, वो विशुद्ध रूप में होने चाहिए। एंड एक्सेस pity and fear जनरली क्रिएट ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द माइंड ऑफ ऑडियंस।
बहुत ज़्यादा अगर पीटी एंड फियर क्रिएट हो जाता है तो कहीं ना कहीं ऑडियंस का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन एरिस्टोटल कहता है कि उसका अगर नेसेसरी कैथारसिस हो, माने वो पीटी और फियर के इमोशन इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो स्वयं ही अपने आप का ट्रीटमेंट बन जाए, राइट। माने पीटी और फियर से ही पीटी और फियर को रिलैक्स कर दिया जाए, माने धीरे धीरे उसको सहने की क्षमता उनके मस्तिष्क में आ जाए। दैट इज कैथारसिस, राइट स्टूडेंट्स। तो ये इतनी चीज़ें अगर होती हैं ट्रेजेडी के अंदर स्टूडेंट्स, तो एरिस्टोटल के हिसाब से उसी को हम ट्रेजेडी मान सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में आपकी स्क्रीन पे ट्रेजेडी की डेफिनीशन थी, एरिस्टोटल के अनुसार उसको आप लोगों ने नोट किया होगा, और मैंने बहुत विधिवत आप लोगों को समझा दिया कि क्या होनी चाहिए एरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शेक्सपियर की ट्रेजेडी को समझाएंगे कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी कैसी रही है और वो कहाँ तक खरी उतरी है एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी पर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।